हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स चल रहा है। और इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कौन कौन से फिनोमेना पढ़े, तो वो आपने पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में आपने देखा कि जो भी हमारे पास सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, वो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो तभी जाके हमें वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। नाउ आज हम न्यू फिनोमेना पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की और डिफ्रैक्शन की, तो इंटरफेरेंस में तो हमारे पास 2 सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, 2 कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए हमें किस किस चीज़ों की नीड होगी। एक तो सोर्स, कौन सा सोर्स? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स आपको पता है जो कि सिंगल वेवलेंथ सोर्स होता है, या फिर सिंगल कलर्ड सोर्स भी बोलते हैं इसे। दूसरा, यहाँ पे हमें एक ही स्लिट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे वहाँ पे 2 स्लिट था, तो आपने उस केस में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन में हमें सिर्फ एक ही स्लिट की ज़रूरत पड़ेगी और एक स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट मीन्स 3 चीज़ें, एक तो सोर्स, स्लिट और तीसरा क्या है यहाँ पे? स्क्रीन, जिसमें हमें यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना है। अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना को समझने की। तो समझने के लिए आपको पता ही है कि जब भी हम बात करते हैं लाइट के पाथ की, तो लाइट ऑलवेज कैसा पाथ ट्रैवल करके जाती है? स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करके जाती है। आप सभी को पता है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट एज्यूम कर रखा है एस, ओके, एस यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, और ये जो ए बी है आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको पूरा का पूरा क्लोज बना दूँ तो यहाँ पे ये जो ए बी है हमारे लिए स्लिट की तरह काम कर रही है, जिसमें उसकी जो ओपनिंग विड्थ है वो इतनी है ए बी, ठीक है। इट मीन्स कि जो स्लिट है वो सिर्फ लाइट को कितना पाथ यहाँ पे, मतलब कितना यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करा रही है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, सिर्फ इतना पाथ प्रोवाइड करा रही है। तो कायदे के हिसाब से आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट के ट्रैवल करने की, तो लाइट तो मोस्टली अगर हम बात करें तो कहाँ की तरफ ट्रैवल करनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से, क्योंकि देखिए जो स्लिट है, स्लिट की ओपनिंग इतनी है, तो इट मीन्स जो लाइट पड़नी चाहिए, लाइट का जो ग्लो पड़ना चाहिए, वो भी सिर्फ इतने ही रीजन पे पड़ना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि हमारे पास जो भी ये लाइट प्रेजेंट है, पॉइंट सोर्स प्रेजेंट है जिससे लाइट निकल रही है, लाइट वेव निकल रही है, तो ये लाइट वेव क्या करती है? जो भी उसके सामने ऑब्स्टिकल आता है, ठीक है, ये ऑब्स्टिकल ही हुआ एक तरीके से, तो उस ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से, इस ऑब्स्टिकल के शार्प कॉर्नर से ये थोड़ा सा क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। बैंड होने की वजह से वो उस रीजन में भी एंटर कर जाती है जिस रीज़न में उसे एंटर नहीं करना चाहिए, मतलब जिस रीज़न में हमें शैडो मिलनी चाहिए, तो वो उस रीज़न में भी आ जाती है। तो इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? कि जब भी हम लाइट के सामने कोई भी ऑब्स्टिकल रख देते हैं, तो वो ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से बेंड होते हुए किस रीजन में चली जाती है? रेस्ट्रिक्टेड रीजन, मतलब ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में चली जाती है। और जब ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में वो बेंड होकर चली जाती है, तो उसी पूरे फिनोमिना को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड दी शार्प कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग इनटू दी रीजन्स ऑफ शैडो। कौन सा शैडो? ज्योमेट्रिकल शैडो। इट मीन्स कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इतने पार्ट के लिए है, लेकिन जो लाइट है, लाइट क्या करती है? स्ट्रेट तो ट्रैवल करके जाती है, लेकिन जैसे ही ऑब्स्टिकल आता है वो उसके कॉर्नर से बेंड हो जाती है, और बेंड होने की वजह से वो उस रीजन में भी एंटर कर जाती है जहाँ पे हमें शैडो मिलनी चाहिए। तो यही है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात आती है कि जो डिस्टेंस ऑफ सोर्स है, या फिर टाइप ऑफ सोर्स या वेव फ्रंट हम बात करते हैं, उसके हिसाब से डिफ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो वो 2 टाइप के कौन कौन से हैं? एक तो है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। आपके कोर्स में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए कि कितने टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, उसके लिए मुझे आपको ये बताना पड़ेगा ही कि ये किस टाइप का होता है और ये दूसरा वाला किस टाइप का होता है। तो सबसे पहला आता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, आपको पता है डिफ्रैक्शन में 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स और एक स्लिट और एक स्क्रीन की। तो
जब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट और स्लिट एंड स्क्रीन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम देखें तो सोर्स और जो स्क्रीन होती है वो स्लिट से कैसी डिस्टेंस पे होती है, फाइनाइट डिस्टेंस पे होती है। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब जिस डिस्टेंस को हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनाइट डिस्टेंस में होती है स्लिट सोर्स से भी और स्क्रीन से भी। इसमें हम किस टाइप के सोर्स को यूज़ करते हैं, तो आपने 3 तरीके के सोर्सेज, 2 तरीके के सोर्सेज पढ़े थे एंड 3 टाइप्स के वेव फ्रंट्स पढ़े थे। तो जिसमें से पॉइंट सोर्स या फिर लाइन सोर्स, इट मीन्स स्पेरिकल वेव फ्रंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पता ही है आपको कि पॉइंट सोर्स वहाँ पे स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है एंड लाइन सोर्स कौन सा वेव फ्रंट जनरेट करता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है। तो इट मीन्स कि जब हम बात करते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की, तो ड्यू टू फाइनाइट डिस्टेंस की वजह से हम यहाँ पे जो भी सोर्स यूज़ करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक ही, लेकिन कौन से वाले, एक पॉइंट सोर्स या फिर लाइन सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो सोर्स, स्लिट या फिर स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। इट मीन्स कि स्लिट से सोर्स और स्क्रीन जो बहुत ही दूर रखे रहते हैं, इनकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट ईजिली नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनकी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। अब इनफाइनाइट होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम लेबोरेटरी में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि हमें वहाँ पे लैब, मतलब इसे ओपन एरिया में करना है, क्योंकि लैब का एरिया इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम वहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इनफाइनाइट क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स जो है, अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर सोर्स, चाहे आप पॉइंट सोर्स लो चाहे आप लाइन सोर्स लो, इनफाइनाइट रख दो तो उससे जो भी रेज निकल के आएंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसलिए आपको याद रखना है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए जो भी हमें सोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो कैसी टाइप की रेज़ वहाँ से निकलनी चाहिए, पैरेलल रेज़ निकलनी चाहिए। अगर हमारे पास पैरेलल रेज़ हैं तो हम इजीली फाइनाइट डिस्टेंस में भी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन किस वेव फ्रंट के लिए होता है, प्लेन वेव फ्रंट को हम इसमें यूज़ करते हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर के बीच में। इसमें फाइनाइट डिस्टेंस और इनमें क्या होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसमें हम कैसे वेव फ्रंट यूज़ कर सकते हैं, स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, बट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हमें प्लेन वेव फ्रंट यूज़ करना पड़ता है। इट मीन्स पैरेलल वेव्स यूज़ करनी पड़ती है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं रियल लाइफ की, क्या डिफ्रैक्शन जो है वो सिर्फ लाइट में ही टेक प्लेस होता है। अब इसको आप रियल लाइफ में कैसे देख सकते हैं, तो ऑब्ज़र्व करने के लिए आप क्या कर दीजिए कि अगर किसी के घर में समझ लीजिए 2 रूम सेट है, ओके, और आप क्या हो, एक रूम में हो और उस रूम को अगर आप पूरा क्लोज कर दें और दूसरे रूम की लाइट ऑन करके रखें, दूसरे रूम की लाइट आपको ऑन करके रखनी है और अपने जिस रूम में हो आप उस रूम को पूरा का पूरा क्लोज कर देना है। जब आप उस रूम को क्लोज कर देंगे और वहाँ पे लाइट ऑफ कर देंगे जिस रूम पे आप हो, ठीक है, तो जैसे ही लाइट ऑफ करोगे तो क्या पूरी तरीके से अंधेरा हो जाएगा। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे हाँ हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, लेकिन जो आपने डोर क्लोज़ किया है उसके नीचे कुछ पार्ट क्या होता है, खुला हुआ रहता है, कुछ वहाँ पे क्या रहता है, ओपनिंग रहती है पार्ट की, किसके, डोर की, कहीं कहीं पे विंडोज़ की भी कहीं पे ओपनिंग रहती है। तो क्या होगा कि जो दूसरे रूम में आपने लाइट खोली है वो लाइट क्या करती है, उस पर्टिकुलर होल के थ्रू, उस पर्टिकुलर ओपनिंग के थ्रू कुछ ना कुछ पार्ट उसका आपके रूम में एंटर कर जाता है। आपके रूम में कौन सा रीज़न है, ज्योमेट्रिकल शेडो रीज़न, लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो दूसरी रूम की लाइट है वो ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से बेंड होके आपके रूम तक पहुंच रही है, इतनी ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में पहुंच रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही डिफ्रैक्शन किसमें देखा जा सकता है, साउंड वेव्स में भी। कैसे, जैसे समझ लीजिए कि आप एक अलग से रूम पे हैं और अब वहाँ पे दूसरे रूम पे आपने क्या कर रखा है, एक पर्सन है जो वहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कुछ बोल रहा है, और आपने क्या कर दिया है, वहाँ पे अपने जिस रूम पे हो उस रूम को आपने क्लोज़ कर दिया। तो क्या होता है कि जो भी बातचीत
दूसरे रूम पे चल रही है वो कुछ ना कुछ आपके रूम तक पहुंचती पहुंचती, चाहे आपने पूरे दरवाजे या खिड़की क्यों नहीं बंद कर रखी हो, तो इट मीन्स कि साउंड कहीं ना कहीं से आपके क्लोज रूम में एंटर कर रही है। कहाँ से? कहीं पे जो होल प्रेजेंट होगा या कहीं पे कोई भी ओपनिंग, छोटी सी भी ओपनिंग प्रेजेंट होगी डोर पे या विंडो पे, उसके कॉर्नर से बेंड होते हुए वो आपके रूम तक पहुंच रही है साउंड एनर्जी। तो इट मीन्स डिफ्रैक्शन सिर्फ लाइट में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि वो साउंड एनर्जी में भी देखने को मिलता है। अब बात आती है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब हम पढ़ते हैं तो इसका पैटर्न कैसे दिखता है। जैसे आपने इंटरफेरेंस के पैटर्न में देखा था कि जो भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस थी उनकी विड्थ और सेंट्रल मैक्सिमम जो भी उनकी विड्थ थी वो सेम निकल के आई थी, लैम्डा डी अपॉन डी, जिसकी हमने फ्रिंज विड्थ निकाली थी। साथ ही साथ आपने देखा था कि इंटेंसिटी भी उसमें पढ़ा था कि उसमें जो इंटेंसिटी होगी जितने भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की, वो क्या होंगी? यूनिफॉर्म होंगी, सेम होंगी, ठीक है। लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है? डिफ्रैक्शन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें भी आपको मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज अल्टरनेटिव फॉर्म में मिलेंगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रिंज विड्थ में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी फ्रिंज विड्थ बाकी सभी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के कंपैरिजन क्या होती है? ट्वाइस होती है। ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमम फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ट्वाइस एज द विड्थ ऑफ अदर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो इट मीन्स कि हम जब बात करें सेंट्रल मैक्सिमम की तो वो तो हमें डार्क मिलेगी, लेकिन उसकी विड्थ क्या होगी? ट्वाइस होगी। ओके, दिख रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे पास अदर डार्क ब्राइट अल्टरनेटिव फॉर्म में जो डार्क ब्राइट मिल रहे हैं उनकी विड्थ अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे हम देखें इंटेंसिटी के हिसाब से, तो ये आपको याद रखना है कि ये देखिए ये क्या है? स्क्रीन का सेंट्रल पार्ट है। स्क्रीन का कौन सा पार्ट होगा? सेंट्रल पार्ट होगा। तो स्क्रीन के सेंट्रल पार्ट पे जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे सेंटर ऑफ स्क्रीन उसके अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते रहें तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मिडल पे, और जैसे जैसे स्क्रीन से अगर हम इधर की तरफ जाए, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जाए, तो सक्सेसिव फॉर्म में वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। ये तो आपको भी पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट खुद ब खुद वहाँ पे क्या होती रहती है? कम होती रहती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता रहेगा? जैसे जैसे हम स्क्रीन से लेफ्ट साइड या राइट साइड जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा।